Now, let me come to most important part of language, that is English language, and it is grammar. That is English grammar. What is grammar? Grammar is a set of rules that govern a language. So, likewise, there is also a set of rules in English language that govern the entire English language. So, what is this? Grammar is a set of language that governs. Grammar is a set of rules that govern a language. अगर हम सिंपली हिंदी भाषा में कहें, इसका मतलब हुआ कि किसी भाषा को अनुशासित करने के लिए जो नियम प्रयोग में आते हैं उसे हम व्याकरण कहते हैं। इसी तरीके से इंग्लिश में सेट ऑफ रूल्स हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज को गवर्न करते हैं, हाउ टू राइट, हाउ टू अंडरस्टैंड, how to speak good English. This is done with the help of good grammar. So after that, let me come to parts of grammar. There are 5 parts of grammar. So is it clearly visible? Parts of grammar. There are 5 parts of grammar, and one is called orthography, which does mean वर्ण विचार, इसको कहते हैं वर्ण विचार। एंड सेकंड इज इटाइमोलॉजी, दिस इज कॉल्ड शब्द विचार। थर्ड वन इज सिंटैक्स, दिस इज कॉल्ड वाक्य विचार। एंड फोर्थ वन इज पंक्चुएशन, दिस इज कॉल्ड चिन्ह विचार। एंड फिफ्थ वन इज प्रोसोडी, दिस इज कॉल्ड छंद विचार। ऑर्थोग्राफी डज मीन कि हमारी ग्रामर में जो वर्ण विचार मीन्स लेटर्स कितने टाइप के हो सकते हैं। इटाइमोलॉजी हमारे वर्ड, हमारा जो वर्ड है, ठीक है, वर्ड को पर्टिकुलरली डिस्क्राइब करेगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाई वन। व्हाट इज ऑर्थोग्राफी? इट इज द पॉइंट जस्ट टू बी नोटेड। Orthography is a set of rules which is used to study the English alphabet. That is, orthography is the part of English grammar in which we study the alphabet, origin of letters, use of letters, sounds of letters, and their spelling rules. It does mean ऑर्थोग्राफी में हम जो सिंपली हमने वर्ण विचार कहा था, इसमें हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स मीन्स वर्णमाला एंड ऑरिजिन ऑफ लेटर्स मीन्स जो हमारे इंग्लिश के अक्षर हैं, लेटर्स हैं, उनका ऑरिजिन कैसे हुआ, यूज़ ऑफ लेटर्स उनका प्रयोग, साउंड ऑफ लेटर्स उनकी ध्वनि कैसी होगी जब हम इनको प्रोनाउंस करेंगे, अटर करेंगे, एंड स्पेलिंग रूल्स उनके स्पेलिंग के नियम, वो सब स्टडी करते हैं। ये हम करते हैं इसमें ऑर्थोग्राफी में। नाउ सेकंड वन इज इटाइमोलॉजी। इटाइमोलॉजी इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ द ग्रामर इन विच वी स्टडी द origin of the words. That is, this is related to words origin. This is related to letters, their origin, their use, their pronunciation, their spelling rules. So in etymology we study the origin of the words, historical development of words, and usage of words and their niceties, है ना, कि हमारे वर्ड्स का ओरिजिन, उनका प्रयोग, उत्पत्ति, उनका
ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ और क्या उनका अच्छाइयाँ हैं, मतलब उनमें जो एक माइन्यूट डिफरेंसेज हैं ना, वो हम कैसे स्टडी करें। दिस इज गिवन इन इटाइमोलॉजी। और क्लासिफिकेशन इटाइमोलॉजी सच एज, जिसमें जो है क्लास, रूट है ना, रूट मीन्स व्हाट इज ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर वर्ड, एंड एफ वाई जिससे फाई, क्लासिफिकेशन, क्लासीफाई means suffix just to make words, and ation means suffix, it represents the state of the word, है ना। इटाइमोलॉजी, जैसे हम इटाइमोलॉजी को हम डिस्क्राइब करें, जैसे क्या है, एक क्लासिफिकेशन हमारा वर्ड है, कैसे इसका ओरिजिन हुआ, तो एक तो हमारा हुआ क्लास, क्लास व्हाट इज ग्रुप, है ना, एंड देन फाई इज व्हाट, दिस इज सफिक्स, suffix that is syllable or the word which comes after a group of letters or the word, that is to make, किसी चीज को बनाना, and then is ation is also a suffix, इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ एनीथिंग, किसी चीज की दशा। तो इसका मतलब है कि क्लासिफिकेशन कैसे बना, क्लासिफिकेशन में क्लास, फाई, एशन, इनसे मिलकर के ये क्लासिफिकेशन बना। तो इटाइमोलॉजी डिस्क्राइब्स ऑल दीज थिंग्स अबाउट ए पर्टिकुलर वर्ड, दिस इज ऑल अबाउट इटाइम। हम एग्जाम्पल के तौर पर एक वर्ड लेते हैं, ये है काउच पोटैटो। काउच अलग वर्ड है, पोटैटो अलग वर्ड है, दोनों से मिलकर के एक नया वर्ड बना है, फ्रेज जैसे कह सकते हैं। काउच पोटैटो का मतलब होता है दैट इज पर्सन क्लिंगिंग टू टीवी, मतलब टीवी से हमेशा चिपके रहने वाला व्यक्ति, उसको कहते हैं हम काउच पोटैटो। अब इसका ओरिजिन कैसे हुआ, काउच का मतलब होता है क्या, काउच का मतलब होता है एक तरीके से हमारा बेड या कॉट, कॉट होती है क्या, खाट होती है ना, कॉट, तो पलंग। उसी तरीके से पोटैटो का मतलब तो आप सब लोग जानते ही हैं, पोटैटो मीन्स आलू। तो सिंपली इसका मतलब ये नहीं है कि पलंग पर पड़ा हुआ आलू, इसका मतलब होता है कि जो हमेशा टीवी से चिपका रहता है उसको कहते हैं काउच पोटैटो। अब काउच का जो ओरिजिन हुआ है वो कहाँ से हुआ है, दिस इज अ फ्रेंच वर्ड, है ना, फ्रेंच लैंग्वेज के काउचर से, COUCHR, काउचर फ्रेंच वर्ड है जिससे ये ओरिजिन हुआ है। एंड लैटिन के क्या, कोलोकियर से, काउच है ना, काउचर एंड कोलोकियर ऑफ लैटिन। काउचर का मतलब क्या होता है, काउचर मीन्स होता है टू ले डाउन, मतलब लेटे रहना। तो लेटे रहना से इसलिए आ गया काउच, काउच मीन्स जो हमेशा किसी चीज़ से चिपका रहे उसको कहेंगे काउच ना। तो उसके बाद में आता है कोलोकियर, कोलोकियर मीन्स टू प्लेस। अब क्या हो गया, टू ले डाउन टू अ प्लेस, मतलब किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर जो है चिपके रहना, बैठे रहना, इसलिए काउच। काउच जो एक प्रकार का फर्नीचर होता है जिस पर हम आराम करते हैं। पोटैटो क्या होता है, हमारी खानी चीज, आराम करके हम खाते रहते हैं, पोटैटो चिप्स, पोटैटो वेजिटेबल्स। भारत में जब केबल टीवी आया था तो
उससे लगभग एक दशक पहले 1982 में केबल टीवी की होड़ अमेरिका में लग चुकी थी। लोग बड़े शौक से अपने कामों को छोड़ करके टीवी देखते थे। साथ ही टीवी देखते समय वो पोटैटो चिप्स और कुछ अन्य क्यूजाइंस खाया करते थे। पोटैटो खाने से उनका मोटापा इतना बढ़ गया, मतलब ओबेसी में बहुत हाई लेवल की ओबेसिटी बढ़ गई। लोग डॉक्टर के पास जाने लगे। तो मीडिया ने इसको खूब उछाला, है ना, और इस तरह से कहा गया कि टीवी बहुत ज़्यादा देखने वाले व्यक्ति को काउच पोटैटो कह दिया गया। क्या कह दिया गया? जो उस समय टीवी बहुत देखने वाले व्यक्ति थे उनको काउच पोटैटो कह दिया गया, क्योंकि एक बिस्तर पर पड़े पड़े टीवी देखना, पोटैटो चिप्स खाते रहना, और फिर ऐसा करने से क्या हुआ, बॉडी के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, और वो मोटापे के शिकार हो गए। डॉक्टर के पास जाने लगे। टीवी में, मीडिया में बहुत जब ये हाईलाइट हुआ तो इसको वर्ड दे दिया गया काउच पोटैटो। काउच पोटैटो मीन्स जो टीवी के सामने बहुत अधिक समय तक बैठे रहते हैं, उन्हें कहते हैं काउच पोटैटो। So, got it? Is it clear? Okay. Another thing, I am just going to tell you subtleties in English. SUBTLETIES in English. Subtleties क्या होता है? Subtleties एक नई टर्मिनोलॉजी जो आपको बता रहा हूँ। Subtleties मीन्स होता है there are minute differences or distinctions between similar kind of words. There are minute differences between similar words in English, and such distinctions are called subtleties in English. For example, क्या है? LIVE वर्ब। लिव मीन्स होता है, जब हम वर्ब में कहें यूज करते हैं तो लिव मीन्स रहना, ठीक, जीवित रहना। एक जब हम LIVE को एडजेक्टिव के तौर पे यूज करेंगे तो हम इसको बोलेंगे लाइव। लाइव मीन्स जिंदा, जीवित, सजीव। एक होता है LEAVE, लीव। लीव मीन्स होता है, वर्ब के तौर पर करें तो किसी चीज को छोड़ना, ना। तो क्या है? दीज आर वर्ड्स जस्ट लुकिंग सिमिलर टू वन अनदर, हाउएवर they are different from each other, but there is a very minute difference between them. This is called live, and this is pronounced as live, and this is leave. Now comes one. This is one example. Second example is HEIR. This is noun. HEIR. It is not called here. It is called heir. Heir means उत्तराधिकारी, जो किसी के बाद में जीवित रहता है, ठीक है, उसको कहते हैं उत्तराधिकारी, वारिस भी कहते हैं। अब आता है HEIR. दिस इज ऑल्सो नाउन, बट दिस इज कॉल्ड हेयर। हेयर मीन्स बाल होता है। दे आर लुकिंग ऑलमोस्ट सेम, बट दे हैव माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन देम। HARE, हेयर। दिस इज ऑल्सो प्रोनाउंस्ड एज हेयर। हेयर मीन्स खरगोश होता है। खरगोश होता है। एंड इंग्लिश में एक और वर्ड होता है हियर, एडवर्ब होता है ये, है ना। I'll tell you about adverb later on whenever I'll deal with different parts of speech. Here means यहाँ। Likewise, listen means वर्ब, किसी की बात को ध्यान से सुनना। Hear is also वर्ब, किसी की बात को सुनना, अपने आप सुनाई पड़ना ना। तो these are also the words. So the words, है ना, the difference between these words either in their meanings or in their pronunciation is called subtleties of words in English. This is called subtleties. So far I have discussed orthography and etymology.
Now let me come to syntax. That is third part of grammar, syntax, which is also said to be the Vakya Vichar. That is, we study the origin of sentences, formation of sentences, use of sentences, and other clause or other facts related to sentences. So syntax is a part of English grammar in which we study how to put words together in order to form a phrase, clause, or sentence. So this is what? This is organization of words to form phrase, clause, or sentences. This is called syntax. So this is syntax. We study in syntax what? That is a formation of different sentences, clause, or phrase. So this is what? This is a word which is governed by the syntax rules. Sentence may be of any form, such as I want to go to a place of my choice. I want to become a person of particular kind in my future life. So this is called syntax. Now let me come to fourth part. Fourth part is punctuation. जैसा हमने हिंदी में बताया, चिन्ह विचार. Punctuation is most important part of grammar, which actually embellishes our English language. Embellish means जो हमारी इंग्लिश भाषा को सुंदर बनाता है वो पंक्चुएशन होता है. इफ देर इज नो प्रॉपर यूज ऑफ पंक्चुएशन इन इंग्लिश लैंग्वेज, इट इज वर्थलेस, इट इज आर फ्यूटाइल वर्क, एंड it would be very difficult to any person to understand what we have said or we have written. So there should be a proper usage of punctuation in English language to make it beautiful, beautiful in sense and its meaning. A punctuation is actually the part of English grammar in which we study the practice of inserting punctuation marks such as comma, full stop, colon, semicolon, question marks, exclamatory marks, apostrophe, etc. in written matter to clarify the meaning and separate structural units. For example, अगर हम बात करें, जैसे हमने कहा he is very close to my heart. ठीक है, वह मेरे दिल के बहुत करीब है. तो इसमें क्या है? वी हैव पुट ए फुल स्टॉप. इफ वी डोंट पुट फुल स्टॉप देन इट विल बी इनकम्प्लीट सेंटेंस. अब क्वेश्चन कहेंगे कि ये तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस. अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएं तो हमारा होगा इज दिस योर बुक, क्वेश्चन मार्क हो गया. हाउ ब्यूटीफुल शी इज. इसका मतलब दिस इज एक्सक्लेमेटरी sentence. So we have put exclamatory marks. It means use of punctuation makes our language beautiful and also make it distinct one. So punctuation in English gathers a particular kind of significance. Now let's come to the last and the fifth part of grammar, which is called prosody. Prosody is part of English grammar in which we study rhythm, tune,
intonations and versifications. क्योंकि हमारे एक सेंटेंस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारे उसमें लय, ताल, स्वर और हमारी जो पद्य मतलब उसमें जो वर्स होता है उसकी स्टडी करते हैं। तो दिस इज प्रोसोडी, है ना। प्रोसोडी में क्या होता है, इसमें जो है रिद्म हो जाएगा, है ना, ट्यून हो जाएगा, इंटोनेशन हो जाएगा, एंड versification. Versification means what verse, that is the padya, you know, form of verse has been used in particular sentence. जैसे prosody may be mostly useful in poetry. Up to here we have completed the parts of grammar. What are the fundamental parts of grammar? And in the next video we will discuss about parts of speech, what are different parts of speech, and you'll understand their meaning, their types, their usage. Big parts of speech in English are very much important, because without understanding parts of speech, it is not possible for anyone to either read, write, or understand English language. So we will discuss it later on. Thank you.